लास्ट टॉपिक में आरआरएनए और एमआरएनए के बारे में डिस्कस किए थे। ये जो है टीआरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टीआरएनए का नाम होता है ट्रांसफ़र आरएनए, एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। बड़ा ही आसान था, खैर फुल फॉर्म पूछ लेता है। जिसमें एमआरएनए जो था वो लीस्ट स्टेबल था और वो तुम्हारा लीस्ट इन अमाउंट था। ठीक है, हम साइज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टीआरएनए जो होता है, देखो टीआरएनए इज मीडियम इन अमाउंट, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट वाला कैटेगरी तो आरआरएनए ऑक्यूपाई कर चुका है, एमआरएनए मिनिमम कर चुका है, तो मीडियम कौन सा हो गया? टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? मीडियम इन अमाउंट है, स्मॉलेस्ट इन साइज है। ये स्मॉलेस्ट इन साइज़ अलग होता है और एकदम स्मॉलेस्ट इन अमाउंट अलग होता है। मैंने साइज़ का जिक्र कभी नहीं किया, मैंने सिर्फ तुमको एस से स्टेबिलिटी बताई थी और एक अमाउंट बताया था, दो चीज़ बताया था। मैंने साइज़ नहीं बताया था, मैंने स्टेबिलिटी बताई थी। ठीक है, इधर साइज़ के बारे में बात चल रही है। टीआरएनए स्मॉलेस्ट इन साइज़ होती है। देखो ये जो लाइन है ना, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कॉपी में जो लिखा हुआ है, इन तीनों को मिला के नीट में इन पेजेस में से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ऐसा आएगा तो फिर तुम बोलोगे कि ये टीआरएनए सर मुझे याद ही नहीं था कि ये स्मॉलेस्ट है भी कि नहीं है, याद ही नहीं रहता बच्चों को। ठीक है, तो मैंने साइज़ के बारे में बातचीत सिर्फ टीआरएनए में की थी, मैंने एमआरएनए और आरआरएनए में नहीं की। ठीक है, टीआरएनए जो होता है, ये जो होता है मीडियम इन अमाउंट होता है, प्लस इसका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। एक और इसका नाम है सॉल्यूबल आरएनए। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मेरे को लगा यार क्या फालतू में इतना याद करना है, क्या सॉल्यूबल है क्या नहीं। ये क्वेश्चन 2018 में आ गया था, सॉल्यूबल आरएनए किसको बोलते हैं। सो बीवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये हम छोटी छोटी गलतियाँ जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो ठीक है जान देते हैं, द एटीट्यूड ऑफ लेट इट गो, ये एटीट्यूड इधर नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड लाइफ में भले इरफान खान बोल के गया कि जिद होती तो बाहों में होती, प्यार तो इसलिए जाने दे, लेट इट गो वाला एटीट्यूड यहाँ नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे अगर ये सब चीज़ छोड़ दिया तो यही क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्यूबल आरएनए इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सबके पीछे एक लॉजिक है, सबके पीछे एक रीज़न है। पीछे मुझे पीएमटी का एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे मुझे ये अडेप्टर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है। मैं पढ़ा कौन सा टॉपिक रहा हूँ पहले ये बता दो, टीआरएनए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को होता है टाइम प्लेस पर्सन कुछ नहीं पता होता है, बस चल रहा है जो चल रहा है। तो एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं टीआरएनए। टीआरएनए बनता कैसे है? डीएनए से बनता है, राइट। तो डीएनए से जब ये हम आरएनए बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आता है, एक आता है हॉली और एक आता है किम। मैं तुमको नाम याद करने नहीं बोल रहा, बट एक्चुअली होता क्या है ना, जब वो एलन वाले 4-5 स्टेटमेंट दे देते हैं, वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ होता है कि हॉली गेव द क्लोवर लीफ मॉडल। तब तुम बोलती हो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बिकॉज तुमको ये नहीं पता कि हॉली ने दिया था कि किसी और ने दिया था। तब तुम जज करने लगती हो कि ये इधर शायद एग्जामिनर पक्का गलती, इधर मेरे को गलती करवाने के जानबूझ के साइंटिस्ट का नाम हो सकता है गलत कर दिया हो। कॉन्फिडेंस वहाँ पे ख़राब हो जाता है वो सब सवाल में। यार उसमें तुमको आंसर दे चुका है कि हॉली है, क्लोवर लीफ मॉडल है, बट तुमको पता नहीं कि हॉली था क्या, और तुम सोचोगे नहीं एग्जामिनर तो जानबूझ के यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम गलत दे गए ताकि हम गलत कर दें। ऐसा नहीं है, हॉली जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक याद कर लो। मैं तो तुमको बोलूँगा किम का याद करने, किम जोंग जो होता है ना नॉर्थ कोरिया का, एक जोंग जो है इसे तुम याद कर सकती हो। ठीक है, किंग जोंग ने इन्वर्टेड एल शेप मॉडल या 3D मॉडल दिया था। 3D मॉडल अभी लेटेस्ट मॉडल है वैसे बाय द वे। देखो ये 3D और 2D मॉडल क्या है, अगर मैं टीआरएनए को पेपर में बनाऊँ तो उसको 2D मॉडल बोल दूंगा, और अगर मैं तुम्हारे सामने विजुलाइज करवा दूंगा टीआरएनए को तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 3D मॉडल। ठीक है, तो जब तुम टीआरएनए का 3D मॉडल चेक करोगे, देखो दिखाता हूँ तुमको 3D मॉडल। 3D मॉडल ऑफ टीआरएनए। देखो टीआरएनए का 3D मॉडल तुम गौर से देखना, ये जो बी नंबर दिख रहा है, बी नंबर 3 डायमेंशनली अरेंज्ड है, लेकिन ए नंबर जो है ये कैसे अरेंज्ड है, आरएनए टीआरएनए कैसे अरेंज्ड है, एक पेपर पे टी शेप्ड का है। क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ बाय द वे, क्लोवर मतलब मेरे सबसे धनिया पत्ता होता है। देख लेते एक बार क्लोवर लीफ, शायद गलत भी हो सकता हूँ। क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मतलब क्या होता है? अरे क्लोवर लीफ मीन्स तिपतिया घास, ये क्या होता है? आई डोंट नो। तिपातिया घास क्या होता है, इमेज से समझ में आएगा, रुको। और यही वाला मैं तो मेरे को पता ही था, इसे वो क्लोवर लीफ बोलते हैं। ठीक है, ये वाला घास क्लोवर लीफ इस तरह का होता है, ये क्लोवर लीफ मॉडल दिख रहा है ऐसे। ये घास का पत्ती देखो, ये वाला, रुको कितना प्यारा है क्लोवर लीफ। ठीक है, कितना पतला होता है, मतलब ऐसे दिल बना हुआ होता है। ठीक है,
तो इस तरह का ही 2D में हम लोग को देखने को मिलता है tRNA, क्लोवर लीफ, ठीक है। तो 2D में किसने बताया था तुम्हारा हॉली ने बताया था क्लोवर लीफ मॉडल। देखो होली क्या है ना, पत्ता फूक के जॉली हो गया, हॉली पत्ता फूक के marijuana फूक के जॉलीवुड में चला गया। तो हॉली गेव द क्लोवर लीफ मॉडल, जिसको हम 2D मॉडल बोलते हैं, और किम गेव द इन्वर्टेड एल शेप 3D मॉडल। ये साइंटिस्ट के नाम पे मैंने 5 मिनट क्यों वेस्ट किया, कुछ सोच समझ के वेस्ट किया होगा, बिकॉज जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना तो उसमें भरने के लिए यही सब पॉइंट चाहिए कि दिस साइंटिस्ट गेव द मॉडल, दिस साइंटिस्ट गेव दिस मॉडल। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, में से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब लाइन तुम भर दी ना, एक लड़का था वो तो मतलब हर जगह एक ही चीज़, जैकोब एंड मोनार्ड, लिंक के चला जैकोब एंड मोनार्ड। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं वो लैक ओपेरन आ गया, वहाँ पे भी जैकोब एंड मोनार्ड। अरे लैक ओपेरन का अलग है, वो सब में भर के आ गया एक ही चीज़, और उसमें ईयर लिख के आया वो बंदा 1920 है ही नहीं, टीचर को भी याद नहीं। बोला हाँ होगा, क्या पता, क्या फ़र्क पड़ता है। टीचर भी समझ गया, जानकार आदमी है, साइंटिस्ट का नाम याद करके रखा तो पक्का कुछ याद करके रखा होगा। खैर कोई बात नहीं। तो हॉली और किम ने क्या किया था, इन्वर्टेड एल शेप मॉडल, जिसको 3D मॉडल बोलते हैं, वो दिया था। और tRNA के बारे में इतना ही बात था। अब tRNA का पहले शेप मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगा। देखो ये कौन सा मॉडल है, ये tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल मैं तुम्हारे सामने शो कर रहा हूँ। क्या है कि इसमें तुम देखना 3 लूप तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, समझ में आया इतनी बात। इसको बोलते हैं tRNA। अब तुम बोलोगे सर आप ये बना क्या दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि उसमें क्या DHU क्या T-C सब कुछ लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें टेंशन लेने का दरकार नहीं, tRNA सब समझाऊंगा। पार्ट्स ऑफ tRNA, ये पार्ट्स ऑफ tRNA सबसे पहला देखते हैं। ये जो 3 प्राइम एंड, देखो ये है 5 प्राइम एंड, दिख रहा होगा, ये है 5 प्राइम एंड, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे फोकस करो। 5 प्राइम एंड से स्टार्ट किए और सबसे पहले डी एक लूप बना दिया जिसका नाम है DHU लूप। उसके बाद नीचे जाके एक लूप बना दिया जिसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन लूप। ये कोडॉन को अगर मैं उल्टा बोलूँ तो क्या बोलूँगा, NODOC, उल्टा तरीके से अगर चलूँगा तो इसलिए नाम क्या हो गया, नो डॉक लूप हो गया। क्या बोलते हैं इसको, नो डॉक लूप, मतलब नो डॉक्टर लूप, एंटी कोडॉन लूप या नो डॉक लूप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा तो मेरे पास क्या मिला मुझे, T-Psi-C, इसको साई बोलते हैं, ठीक है। तुमने ना फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उधर आता तुम्हारा ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आता है ये चीज़, ठीक है। तो T-Psi-C लूप हो गया, और वहाँ पे हम लोग ऐसे साई स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि साई का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो साई स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, इसलिए। खैर T-Psi-C लूप हो गया। उसके बाद अगर मैं 3 प्राइम एंड पे पहुँचूँ तो 3 प्राइम एंड के पास मुझे एंड में ना सीक्वेंस मिलेगा, वो सीक्वेंस है CCA। कौन सा है, CCA, बोलो मेरे पास 3 बार रिपीट करो, कौन सा सीक्वेंस मिलेगा एंड में। देखो CCA बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहला ऑप्शन होगा ACC, दूसरा ऑप्शन रहेगा CCAA, तीसरा ऑप्शन रहेगा CCA। तुम्हारा आंसर CCA होना चाहिए, ACC नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम लोग क्या कहाँ से रीड करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करते हैं ना। ये 5 प्राइम में घूम के जाएंगे तो 3 प्राइम में, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, CCA आ जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब एंड की तरफ जाते जाते मुझे इधर क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा, कौन सा, साइटोसिन और एडेनाइन मिलेगा ही मिलेगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा T-Psi-C लूप समझ में आ गया। T-Psi-C लूप्स क्या होता है, क्या फुल फॉर्म है, अभी आगे समझ में आएगा, खाली लूप का नाम समझ रहा है। इसको बोलते हैं DHU लूप, इसको T-Psi-C लूप, और नीचे में नो डॉक लूप या एंटी कोडॉन लूप है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगर इतना समझ में आ गया तो। अच्छा CCA 3 प्राइम में, अब मुझे बताओ DNA में क्या होता था, 3 प्राइम में हमेशा एक फ्री OH होता था, उसी को बोलते हैं 3 प्राइम। 5 प्राइम में क्या होता है, 5 प्राइम में फॉस्फोरिक एसिड होता है जो किसी से बाइंड नहीं करता, राइट। तो 3 प्राइम में OH ग्रुप मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये OH ग्रुप 5 प्राइम पे प्रेजेंट होगा कि 3 प्राइम पे, हलवा सा सवाल, 3 प्राइम पे प्रेजेंट होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि 5 प्राइम है कि 3। एक और चीज़ देखना, मैंने 5 प्राइम छोटा बनाया है और 3 प्राइम थोड़ा ऊंचा बनाया है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन रखना अपने पास, समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ OH का काम क्या होता है, मैंने ना बहुत बार क्लास में रिपीट किया है। OH का काम हम लोग लेते हैं एस्टेरिफिकेशन में, ताकि वो दूसरे बॉन्ड के साथ, मतलब होता क्या है ना, देखो हम लोग DNA से RNA बना चुके हैं, अब हम लोग को RNA से क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस एक बात अभी के लिए याद रखो, ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ये अमाइनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ बाइंड करता है, एस्टेरिफाई करता है,
किससे? अमाइनो एसिड के COOH के साथ ये एस्टेरिफिकेशन करता है, ये काम होता है। समझ में आया ये चीज़? क्लियर है? पक्का? अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5 प्राइम एंड के पास एक लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DHU लूप। DHU लूप का फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप। क्या बोलते हैं इसको? डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप। ये लूप क्या होता है? देखो, ये जो लूप होता है ना, मैं तुमको बताऊंगा अभी और डिटेल में, पहले अभी इतना बात खाली याद रखो, ये रिकॉग्निशन का लूप होता है। एक्चुअली एक एंजाइम होता है हर सेल के अंदर में जिसका नाम है अमाइनो असाइल सिंथेटेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? अमाइनो असाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम का नाम होता है। अभी खाली मैं समझा रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिकली उस जब चीज़ें वापस आएंगी तो दिमाग खुल जाएगा। एक बार के लिए खाली नाम से खाली इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है? तो क्या है? अमाइनो असाइल सिंथेटेज एक एंजाइम होता है, इसका नाम है अमाइनो असाइल सिंथेटेज। नाम को ब्रेक डाउन करेंगे तो अमाइनो से क्या समझ में आ रहा है? NH2 अमाइनो ग्रुप। असाइल से क्या समझ में आ रहा है? जैसे CH3COOH होता है तो इसको क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप बोलते हैं ना। CH3COOH में इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मिथाइल हो गया ना, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब असाइल ग्रुप होता है, ठीक है? और ये सिंथेटेज मतलब जो बनाए। क्या समझ में आया ये चीज़? तो अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है? CH3 अमाइनो असाइल सिंथेटेज मतलब देखो, अमाइनो मतलब क्या हुआ? NH2। असाइल मतलब क्या हुआ? मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया वो। और सिंथेटेज मतलब बनाना, ठीक है? तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो असाइल ग्रुप होता है एसिड में, उसके OH को हटा के NH2 को बना के ये अमाइड बना देगा ये एंजाइम। क्लियर हुआ ये चीज़? नाम का ब्रेकडाउन अमाइनो असाइल सिंथेटेज। तो होता क्या है? देखो, बहुत बेसिक सा बात है। ये DHU लूप क्या करता है? ये DHU लूप जो होता है ना, ये DHU लूप खाली इस एंजाइम को वो करता है, क्या बोलते हैं, इस एंजाइम का ये रिकॉग्निशन करता है। दिस DHU लूप हेल्प्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ दिस एंजाइम। वो पहचान लेगा कि हाँ भैया ये एंजाइम है सेल के पास। वो एंजाइम करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, बोलेगा अमाइनो असाइल सिंथेटेज भैया आ जाओ मेरे पास आ जाओ। DHU लूप बुलाएगा उसको। तो अमाइनो असाइल सिंथेटेज क्या करता है? ये हर एक अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक होता है। हर एक अमाइनो एसिड्स के लिए ये एंजाइम क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, ठीक है? 12 से 20, तो 20 मान के चलो। तो 20 अमाइनो एसिड्स है, तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए क्या हो जाएगा? 20 एंजाइम हो जाएगा। और DHU लूप क्या करता है? वो सब एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? tRNA अलग हो गया, इसका मतलब DHU लूप अलग हो गया। और DHU लूप अलग हो गया, इसका मतलब वो दूसरे अब अमाइनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज, मतलब दूसरे एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा। और वो दूसरा एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है ना, व्हाट दिस एंजाइम डू, ये एंजाइम क्या करता है? उस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, ठीक है? तो ये tRNA क्या किया? tRNA सिर्फ उसको फ्लैश कार्ड दिखाया, उसको सिर्फ दिखाया कि भाई साहब देखो ब्रदर मैं यहाँ पे हूँ। तो अमाइनो सिंथेटेज बोलेगा अच्छा तुम वहाँ पे हो, कोई बात नहीं। लेकिन अमाइनो सिंथेटेज करता क्या है? वो खुद अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है। क्या क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिख के रखा है पार्ट्स ऑफ tRNA में। अपना डायग्राम जो तुमने कॉपी में बनाया डायग्राम, उसमें देखना 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? इसको हम लोग 3 प्राइम एंड को उधर बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। एक्सेप्टर आर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो अमाइनो एसिड्स के वो एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? वो अमाइनो एसिड्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? इट इज़ नोन एज एक्सेप्टर आर्म। एस्टर बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द 3 प्राइम OH ऑफ द tRNA एंड COOH ऑफ द अमाइनो एसिड्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये जो एस्टर बॉन्ड बना वो किसके बीच में बना? COOH ऑफ tRNA कि COOH ऑफ अमाइनो एसिड्स? तुम्हारा आंसर जाएगा अमाइनो एसिड्स के COOH के साथ बनाता है। ये COOH RNA में कहाँ से आ गया यार? RNA में तो OH ग्रुप होता है यार, भी शुगर के पास होता है, ठीक है? OH कोई बात नहीं। एट 3 प्राइम एंड CCA सीक्वेंस इज प्रेजेंट, ये मैंने समझा दिया, ठीक है? आगे एट 5 प्राइम एंड गुआनोसिन इज प्रेजेंट। देखो 5 प्राइम एंड जो मैंने बनाया नहीं अभी तक, 5 प्राइम एंड है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे होता है गुआनोसिन। मतलब इस वाला जो नाइट्रोजनस बेस होगा सबसे पहला वो कौन सा होगा? गुआनोसिन होगा। सबसे पहला कौन सा होगा? गुआनोसिन होगा। क्या क्लियर है ये चीज़? 5 प्राइम एंड पे क्या मिलेगा मुझे? गुआनोसिन मिलेगा, राइट? अच्छा, इन tRNA ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बेसिस लूप फॉर्म। तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए था कि सर ये tRNA में आप लूप क्यों बना रहे हो? आपने mRNA और RNA में तो लूप बनाया नहीं। tRNA में लूप इसलिए बन रहा है बिकॉज tRNA में कुछ हैवी बेसिस आ चुके हैं। हैवी बेसिस आ चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा है आयोनोसिन। क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है? आयोनोसिन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डाईहाइड्रोयूरिडिन का एग्जाम्पल है, स्यूडोयूरासिल और थाइमिन। ये साई जो मैंने बनाया ना प्रोबेबिलिटी वाला, इसका मतलब होता है स्यूडोयूरासिल। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोयूरासिल बोलते हैं, स्यूडोयूरासिल। और देखो थाइमिन। मुझे बताओ आरएनए में क्या कभी थाइमिन आ सकता है?
नहीं आ सकता है, लेकिन इधर थाइमिन प्रेजेंट है, इसीलिए एबनॉर्मल बेस कहलाया। थाइमिन इज अ नाइट्रोजिनस बेस ना, एडिनाइन थाइमिन ये नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं, इसको पायरिमिडिन में डालते हैं। नहीं पूजा कट द पाई, साइटोसिन यूरासिल नहीं, ये पायरिमिडिन होता है, थाइमिन जो होता है वो पायरिमिडिन होता है, ठीक है। तो ये थाइमिन क्या है, पायरिमिडिन है, ये डीएनए में होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे, ये आरएनए में प्रेजेंट है। क्योंकि ये एबनॉर्मल जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, इसीलिए लूप बन जाता है। इसके पीछे का भी एक रीज़न है लूप बनने का। मैंने ना तुमको कुछ दिन पहले सिखाया था, जब मैं डीएनए बना रहा था, वहाँ पर मैंने एसएसबीपी बोल के एक चीज़ बताया था, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो लूप को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो थाइमिन है इसको डीएनए में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे, आरएनए में प्रेजेंट है। ये एबनॉर्मल हो चुका है, वो जगह को ये ऑक्यूपाई कर चुका है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारा डीएनए और आरएनए इतना छोटा सेल में होता है, इतना बड़ा होता है डीएनए और आरएनए, 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए बहुत बड़ा होता है ना, सेल उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा के उसको कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह अगर मेरे पास थाइमिन आ जाए जो किसी से बॉन्ड ही नहीं कर रहा आरएनए में, तो क्या काम का भाई फिर वो, तो लूप बनेगा कि नहीं बनेगा, मोटापा आएगा ही, तो लूप बन जाता है। वैसे ही इसमें आयोनोसिन है, क्या नाम है, आयोनोसिन, 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 ये आयोडीन नहीं है। 4 ऑप्शन में हरामी है एलन वाला लोग, वो लोग आयोडीन भी डाल देगा, आयोडीन नहीं है, ये आयोनोसिन है, ठीक है, आयंस। दूसरा क्या है, डाई हाइड्रो यूराडिन, और देखो यूरासिल नहीं है, स्यूडो यूरासिल है, क्योंकि यूरासिल तो नॉर्मल बेस पेयर होता है ना, यूरासिल तो नॉर्मल बेस पेयर होता है आरएनए के लिए, समझ में आया ये चीज़। तो इसीलिए इस लूप का नाम है टी साई सी लूप, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। टी साई सी मतलब, टी मतलब क्या है, इसमें इस लूप में थाइमिन आ चुका है, इसमें साई मतलब स्यूडो यूरासिल आ चुका है, और सी मतलब साइटोसिन है जो नॉर्मल है, ठीक है। डीएचयू लूप को बोलते हैं डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप, डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेस क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है। और तुमको इस टी आरएनए में देखो यहाँ पे ना बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है कि डॉट 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 मैंने जो बनाया ये क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एनीवेज, तो देखो हमने बात की पार्ट्स ऑफ टीआरएनए में, हमने देखा 3 प्राइम एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, क्योंकि एस्टर बॉन्ड बनता है। और हमने ये जितना भी एबनॉर्मल बेसिस था, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में, हाउ मेनी एबनॉर्मल बेसिस आर प्रेजेंट एंड राइट द एबनॉर्मल बेसिस दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए आइनोसिन, डाइहाइड्रो यूरिडिन, स्यूडो यूरासिल और थाइमिन। आगे, सम पार्ट ऑफ टीआरएनए फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट था, इसीलिए क्या बना दिया वो लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज करो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आया क्या, एडिनाइन, ऊपर में एडिनाइन, नीचे में यूरासिल है, बॉन्ड बन गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है विद इन द टीआरएनए बनता है, इसीलिए क्लोवर लीफ मॉडल है। अच्छा मुझे बताओ क्लोवर लीफ मॉडल किसने बताया था, हॉली ने बताया था, ठीक है, क्योंकि तो उसके बाद आगे आता है टी साई सी लूप। टी साई सी लूप हमने देखा, टी साई सी लूप में क्या होता है, देखो ये लूप जो होता है ना, दिस लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। सब चीज़ें लिंक होगी आगे जाके, कि 7 मिथाइल गुआनोसिन जो हम एमआरएनए में बता रहे थे, फिर हम शाइनी डेल्गानो सीक्वेंस बताए प्रोकैरियोट में, फिर इधर टी साई सी लूप है। तो देखो वो जो शाइनी डेल्गानो सीक्वेंस था या 7 मिथाइल गुआनोसिन था, वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करता था, लेकिन ये जो टी साई सी लूप है ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ बाइंड करता है। किसके साथ, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। और अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और उसमें नाम भी लिखा हुआ है 5s ऑफ राइबोसोम्स। खैर एनीवे, देखो डीएचयू लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो असाइल सिंथेटिस रिकॉग्निशन लूप, बिकॉज रिकॉग्निशन लूप नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है आसरल, देखो AASRL, आसरल, सरल मतलब होता है इजी, आसरल। तो आसरल लूप है, डीएचयू लूप को आसरल लूप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये अमाइनो असाइल सिंथेटिस रिकॉग्निशन लूप है, रिकॉग्नाइज करेगा इस एंजाइम को ये, ठीक है, ये एंजाइम को ये रिकॉग्नाइज करेगा। इट रिकॉग्नाइजेस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सिंथेटेज, जो एक्टिवेट करता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, ठीक है। ये जितना भी लाइन मैंने डबल स्टार सिंगल स्टार मार्क किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग एंटी कोडॉन लूप और नो डॉक लूप। अभी मैं तुमको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, जब ट्रांसक्रिप्शन आएगा तो इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, फिर तुम बोलोगे और अप्रिशिएट करोगे यस बहुत अच्छा से समझाया। एंटी कोडॉन लूप और नो डॉक लूप, इसको हम लोग रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉग्निशन लूप बोलते हैं। तुम बोलोगे सर रिकॉग्निशन लूप तो DHU लूप है। देखो DHU लूप एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए उसका नाम हमने दे दिया आसरल लूप, जिसमें आर क्या था? अमाइनो एसाइड सिंथेटिक रिकॉग्निशन लूप पूरा नाम है, तो आ तो रिकॉग्निशन आ ही चुका है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रिकॉग्निशन लूप, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए एंटी कोडॉन लूप या नो डॉक लूप। देखो टीआरएनए का जो मॉडल है ऐसा मॉडल है, नीचे में बल्ब, इधर बल्ब, फिर ऐसे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंड एक हाथ के ऊपर मैं से रख देता हूँ, ठीक है। तो जो बेस होता है टीआरएनए का उसको क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन लूप या नो डॉक लूप बोलते हैं। जो किसके ऊपर आता है? जो आता है एमआरएनए के ऊपर। में बताऊंगा एमआरएनए के ऊपर कैसे आता है, ठीक है। इसको रिकॉग्निशन लूप बोलते हैं। और ये जो लूप होता है ये मोस्ट स्पेसिफिक लूप है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए आर डिफरेंट ड्यू टू दिस लूप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखो अभी सब चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार के लिए इसको याद करो। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको एंटी कोडॉन नो डॉक लूप का, तो होता क्या है ना, यहाँ पे होता है एमआरएनए। ये एमआरएनए, ये जो एंटी कोडॉन है वो कहाँ जाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए के ऊपर जाके बैठ जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ये जो लूप है ना ये बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेसिफिक है ये लूप, ठीक है। देखो 2 आरएनए एक साथ आया, 2 आरएनए एक साथ आया, एक ऊपर में टी है नीचे में एमआरएनए है। 2 आरएनए मतलब टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर में चढ़ाई कर दे रहा है। एंटी कोडॉन लूप किसके? कोडॉन को रीड करता है। एंटी कोडॉन कोडॉन को रीड करता है। शाइनी डलगानो प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम के एंटी शाइनी डलगानो के साथ बाइंड करता है, अटैच करता है, इसी तरह का कुछ चीज़ है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड एट दिस लूप इज एंटी कोडॉन। जाहिर सी बात है, मैंने तुमको बताया था कि हम लोग इंट्रॉन एक्सट्रॉन तो जीन लेवल पे बात करते हैं, लेकिन कोडॉन और नाइट्रोजनस बेस पेयर में क्या फ़र्क है? नाइट्रोजनस बेस हम लोग बोलते हैं फॉर डीएनए, लेकिन कोडॉन हम लोग बोलते हैं आरएनए के लिए। ये मैंने पहले क्लास में बताया था, इससे आज से 1 क्लास 2 क्लास पहले। डिफरेंस क्या होता है कोडॉन में नाइट्रोजनस बेस में? अगर मैं नाइट्रोजनस बेस को आरएनए में देख रहा हूँ तो मैं उसको कोडॉन बोलूँगा, और नाइट्रोजनस बेस को अगर मैं डीएनए के अंदर में देख रहा हूँ तो उसको नाइट्रोजनस बेस पेयर कहूँगा, ठीक है, कोडॉन। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है इस एंटी कोडॉन लूप का, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द कोडॉन सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए। इस वर्ड पे जाना, एमआरएनए के कोडॉन सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये एंटी कोडॉन सीक्वेंस ऑन द टीआरएनए। आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगर थोड़ा थोड़ा खाली स्ट्रक्चर दिमाग में रखने की कोशिश करो। देखो ये डायग्राम है, इसमें एंटी कोडॉन लूप तुम देख रही होगी, उसमें 7 नाइट्रोजनस बेसेस है। एंटी कोडॉन लूप में 7 नाइट्रोजनस बेसेस है। एक ये 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजनस बेसेस है। DHU लूप में 8 से 12 नाइट्रोजनस बेसेस है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है, इतना आता नहीं है वैसे, इसको याद करने का दरकार नहीं है। क्या इतनी बातें समझ में आई स्ट्रक्चर में RT-RNA के? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा ऐसे कैसे क्या काम करता है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ पे आते हैं, कितने तरह के अमाइनो एसिड है? 20 तरह का अमाइनो एसिड है। तो मुझे बताओ अगर 20 तरह का अमाइनो एसिड्स है तो उन सारे अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए जिसका नाम है अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। कितने तरीके के होने चाहिए? 20 तरीके के। तो अगर 20 तरीके का एंजाइम है तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए 20 तरह का टीआरएनए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन आएगा मिनिमम नंबर ऑफ टीआरएनए कितने होने चाहिए? वो होते हैं तुम्हारे 20, ठीक है। 20 तो होने ही चाहिए क्योंकि 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए 20 तरह के तुम्हारे पास टीआरएनए होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिमम टीआरएनए जो 20 तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ DHU लूप। क्या क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, मुझे बताओ कितने तरह का अमाइनो एसिड्स हैं? 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, है कि नहीं है? 20 तरह का। इससे अनगिनत प्रोटीन बना सकते हैं, बना सकते हैं अनगिनत प्रोटीन। तो ये जो 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन ये जो मेरा टीआरएनए या एमआरएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड तो सिर्फ 4 ही तरीके के हैं। कौन कौन से? एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड है, मतलब मुझे 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से ही तो 20 तरह के अमाइनो एसिड्स और उससे प्रोटीन बनाना है। मेरे पास 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड है, 20 तरह का अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो मैं मतलब 4 है इक्वल टू 20 होना चाहिए, मतलब समझो 4 मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, उससे मुझे कितने तरह के अमाइनो एसिड्स बना सकता हूँ मैं?
मुझे बनाने 20 है, वैसे 20 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, तो इतना मुझे चाहिए ही, ठीक है। इनका सीक्वेंस किस तरीके से करूं, देखो अगर मैं 4 का पावर 1 करता हूं तो उसका आंसर आता है 4, 4 का पावर 2 करता हूं तो उसका आंसर आता है 16, 4 का पावर 3 करता हूं तो इसका आंसर आता है 64, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं डुप्लेट करता, अगर क्वेश्चन आता एग्जाम में, इसको क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडॉन, कोडॉन मतलब नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये कोडॉन का नेचर सिंगलेट है कि डबलेट है कि ट्रिपलेट है, तो देखो अगर कोडॉन का नेचर सिंगलेट होता तो इसका मतलब 4 की पावर 1 करता तो 4 तरह के अमाइनो एसिड्स ही मुझे मिल सकते थे, लेकिन मैं इसका जब नेचर डबलेट कर देता हूँ तो मुझे 16 तरह के अमाइनो एसिड मिल सकते हैं, लेकिन मुझे मिनिमम चाहिए कितने, 20। तो इसलिए जब मैं 4 की पावर 3 करता हूँ तो मुझे 64 मिलता है कि नहीं मिलता है। इसीलिए जो कोडॉन्स होती हैं वो ट्रिपलेट इन नेचर होती हैं। नीट में क्वेश्चन आएगा कि कोडॉन डबलेट इन नेचर है तो कितने तरह के अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अगर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है तो 4 की पावर 2 कर दो 16। वो तो बोलेगा अगर 5 तरह का न्यूक्लियोटाइड है और डबलेट इन नेचर है तो कितना अमाइनो एसिड पॉसिबल है बनना, 5 की पावर 2 कर दो 25 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कुल मिलाकर हमने देखा अभी 64, तो कुल मिलाकर 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 64 टाइप के कोडॉन पॉसिबल है। 20 तरह के अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें 61 कोडॉन्स को हम लोग बोलते हैं सेंस कोडॉन और 3 कोडॉन को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। अभी ये चीज़ें बहुत टफ लग रही होंगी, नॉनसेंस क्या हो गया, ये स्टॉप कोडॉन क्या हो गया, बट इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है उससे सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करो, मैं स्ट्रक्चर क्या बता रहा हूँ वापस समझो। मैंने तुमको कहा कि भैया देखो ऐसा है कि 20 तरह के अमाइनो एसिड नेचर में पॉसिबल है। जब 20 तरह के अमाइनो एसिड नेचर में पॉसिबल है तो इसका मतलब इन सब का एक्टिवेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, 20 तरह का आसरल मतलब अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम चाहिए। इसके लिए मुझे कितना चाहिए, 20 तरह का टीआरएनए चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बहुत बढ़िया। मिनिमम नंबर ऑफ इतना टीआरएनए मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरे को 20 तरह का अमाइनो एसिड चाहिए, बहुत क्लियर हूँ मैं अपने वर्ड से, ठीक है। मुझे बताओ कितना तरह का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हर एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमाइनो एसिड को कोड करता, अगर हर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करता तो कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल, कितने तरह के अमाइनो एसिड पॉसिबल थे। चीज को समझो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है आरएनए में, मतलब टीआरएनए ले लो, एमआरएनए ले लो, कुछ भी ले लो, तो टीआरएनए में कितना है, 4 तरह का ही न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल है। लूप को अगर हटा दोगी तो स्यूडो यूरासिल और इस सबको हटा दोगी एबनॉर्मल बेसिस को, तो 4 तरह का ही हो सकता है कि एडिनाइन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन और यूरासिल। ये क्या है, व्हाट इज एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये नाइट्रोजनस बेसिस है जो किससे जुड़ा हुआ होता है, शुगर से, और शुगर फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा हुआ होता है, और ये आरएनए में ये एम्बेडेड होता है। मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि एडिनाइन के बाद गुआनिन है, गुआनिन के बाद साइटोसिन है, ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं ये कह दूं कि हर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो क्योंकि 4 तरह का ही तो अमाइनो एसिड पॉसिबल है ना मेरे पास, 4 तरह का ही तो न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल है ना आरएनए में, तो सिर्फ 4 तरह का ही तो अमाइनो एसिड मुझे मिलता। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि भैया देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, AMP, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जो किस में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है। ये तुम्हारा बनाता है फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, मान लो ग्लाइसिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, कुछ भी ले लो। और मैं कहता हूँ दूसरा GMP, CMP और UMP। तो मैं कह रहा हूँ हर एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमाइनो एसिड बनाने का क्षमता रखता तो कुल मिलाकर 4 टाइप के ही तो अमाइनो एसिड बन सकते हैं। क्योंकि ये जो है, ये अगर मैं mRNA, tRNA कुछ भी ले लूँ तो इनमें ये डॉट बीडेड स्ट्रक्चर तो शुगर हो गया, अंदर में होता है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड। मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजनस बेस जो है ना, यही है असली गेम, यही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यही है सब कुछ। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक तरह का नाइट्रोजनस बेस अगर एक तरह का अमाइनो एसिड बना रहा तो कुल मिलाकर 4 तरह के अमाइनो एसिड ही तो पॉसिबल है कि नहीं।
तो इसका मतलब ये है कि सर आपने जो ये टीआरएनए मेरे सामने बनाया, तो अगर टीआरएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड ही पॉसिबल है तो 4 तरह के ही तो अमाइनो एसिड ये अपने साथ अटैच कर सकता है ना। बिकॉज इसके हिसाब से तो भैया अगर एडिनाइन आया मतलब देखो मैंने क्या बोला, डीएचयू लूप जो होता है वो एंजाइम के लिए होता है। कौन सा एंजाइम के लिए होता है? आसरल एंजाइम के लिए होता है। इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये आसरल एंजाइम क्या करता है? 20 तरह का अमाइनो एसिड्स को 20 तरह का अमाइनो एसिड्स है, उसके लिए मैंने कहा तुमको कि 20 तरह का एसरल एंजाइम है और उस हिसाब से 20 तरह का टीआरएनए है। बट मैं तुमको अब इस लूप का ये लूप हो चुका है, ठीक है। अब मैं तुमको ये लूप बता रहा हूँ, ठीक है। ये लूप, इस लूप में कितना होता है? 7 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, 7 नाइट्रोजनस बेसेस होती है। कौन कौन सी? एडिनाइन, गुआनिन, फिर तुम्हारा गुआनिन ले लो, फिर तुम्हारा साइटोसिन ले लो, फिर एडिनाइन ले लो, फिर तुम क्या बोलते हैं यूरासिल ले लो, फिर गुआनिन ले लो, फिर एडिनाइन ले लो, कुछ भी ले लो। 7 तरह का आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर में मैं कह रहा हूं कि हर एक ये टीआरएनए क्या होता है? ये टीआरएनए का जो नोडॉक लूप है ये एमआरएनए पे जाके बाइंड कर जाता है। ये टीआरएनए का नोडॉक लूप एमआरएनए पे जाके बाइंड कर जाता है और प्रोटीन बना देता है, ठीक है। बट बिफोर दैट मुझे बताओ एक्चुअली होता क्या? चलो हटाओ, डिटेल हटाओ, वापस से समझते हैं एक बार बहुत अच्छे से। डीएचयू लूप देखियो, डीएचयू लूप देखियो, ये डीएचयू लूप समझ में आ रहा है? ये डीएचयू लूप क्या करता है? एक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, उस एंजाइम का नाम है आसरल एंजाइम, ठीक है। 20 तरह का अमाइनो एसिड नेचर में पॉसिबल है, तो उस तरह का 20 तरह का आसरल एंजाइम हो गया, तो 20 तरह का मेरे पास टीआरएनए हो सकता है। पहला चीज़ तो ये समझ में आ गया बहुत आसानी से। अब मैं तुमको मैकेनिज्म बताता हूँ। होता क्या है ना कि ये जो टीआरएनए होता है ये एमआरएनए पे जाके बैठता है। ये टीआरएनए क्या करता है? एमआरएनए पे जाके बैठता है। अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना। मैं तुमको बता रहा हूँ होता कैसे प्रोसेस। ये मेरा अंगूठा है, इसको बोलते हैं टीआरएनए। ये टीआरएनए बना कैसे? डीएनए से बना, विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियस से कहाँ पे आ गया? साइटोप्लाज्म पे आ गया, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ये टीआरएनए क्या, अब न्यूक्लियर पोर से एमआरएनए भी आ चुका है साइटोप्लाज्म में। क्यों आया? ये तो समझ में आया ना, एमआरएनए क्यों साइटोप्लाज्म में आया? बिकॉज उसको राइबोसोम्स के साथ खिलवाड़ करना, जो राइबोसोम्स वाला साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आरआरएनए भी कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। यानी एमटीआर तीनों का तीनों कहाँ पे? साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। इतना क्लियर है? ये टीआरएनए जो होता है ये एमआरएनए पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। ये जो एमआरएनए होता है ये कहाँ से बना है? ये भी तो डीएनए से बना है, वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए में मेरे पास कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी, उसको मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया और एक एमआरएनए बना दिया, ठीक है। अब ये टी वाला जो आरएनए है इस एमआरएनए को आके पढ़ेगा कि अच्छा तुम्हारे अंदर साला ये इंफॉर्मेशन डीएनए भर के रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर कंसेप्ट समझाऊं वापस से तो कुछ अगर इनिशियल स्टार्टिंग करूं, ये सेल था, ये सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर में अब इधर मैं काम करता हूँ रेड कलर से मैं बना देता हूँ क्या? न्यूक्लियोलस बना देता हूँ। इसके अंदर में क्या है? क्रोमैटिन का थ्रेड है। क्रोमैटिन का थ्रेड है, इससे क्या बनता है? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों का तीनों कहाँ पे चला जाएगा? साइटोप्लाज्म पे चला जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? साइटोप्लाज्म पे जाएगा। और ये आरआरएनए क्या बना देगा? राइबोसोम बना देगा। क्लियर हुआ? आरआरएनए क्या बना देगा? राइबोसोम बना देगा। एमआरएनए एज यूजुअल अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू एमआरएनए चला जाता है, सबको पता है। डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एमआरएनए में चला गया और एमआरएनए कहाँ पे रिलीज हो गया? साइटोप्लाज्म में एमआरएनए रिलीज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक टीआरएनए बोल के भी चीज़ होता है, ये टीआरएनए जो होता है ये भी रिलीज होता है साइटोप्लाज्म पे, और ये टीआरएनए जो होता है ये कहाँ पे जाके बैठ जाता है? एमआरएनए के ऊपर पे जाके बैठ जाता है। समझ में आया? यानी एमआरएनए के ऊपर में जो भी सीक्वेंस था ना, जो भी सीक्वेंस था नाइट्रोजनस बेस को, ये टीआरएनए एक स्कैनर की तरह उन सबको रीड करता है। वो तो मॉल में गई हो, स्कैनर मशीन देखी हो जो तुम्हारा बार कोड को रीड करता है ताकि कोई इंसान चोरी करके कोई किसी का माल नहीं चिपका दिया, इसी दुकान का माल है कि नहीं है। तो वैसे ही टीआरएनए स्कैनर लेके खड़ा है, एमआरएनए को जांच रहा है। एमआरएनए के ऊपर में कोड रखा हुआ है जो कहाँ से आया? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आया। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आया एमआरएनए के ऊपर में कोड। उसको कौन देख रहा है? उसको टीआरएनए देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा ये कोड है, अच्छा ये कोड है। तो जैसे जैसे उसको एमआरएनए पे कोड मिलता जाएगा उस हिसाब से वो अपने, देखो तुम मॉल में गई, मॉल में तुम, ये तुम्हारे पास कौन बैठा है? कैशियर है ये। तुम कैशियर को क्या करती हो? इसको तुम सामान देती हो, कैशियर को तुम सामान देती हो, और कैशियर क्या करता है? एक बकेट में सारा सामान को डालते जाता है धीरे धीरे सबको। तुम सामान दोगी, उसको स्कैन करेगा और उसको बकेट में डाल देगा।
वैसे ही है एमआरएनए के ऊपर में क्या है, बहुत सारा कोड प्रेजेंट है, बहुत सारा कोड मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेस की एडेनिन के बाद गुआनिन ही आया, गुआनिन के बाद साइटोसिन आया, वो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में कोड प्रेजेंट है। टीआरएनए कैशियर की तरह काम कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको देख रहा है और उस हिसाब से वो जो अमाइनो एसिड्स है उसको अपने क्या बोलते हैं ट्रॉली के में डाल देता है। किस में डाल देता है, ट्रॉली में डाल देता है। समझ में आया ये चीज़, ट्रॉली में डाल देता है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए पे क्या है, बहुत सारा नाइट्रोजनस बेस है, डॉट डॉट मतलब नाइट्रोजनस बेस है, एडिनाइन गुआनिन, गुआनिन थाइमीन, एडिनाइन गुआनिन साइटोसिन, इस तरह का बहुत सारा है, ठीक है, एमआरएनए के ऊपर में। ये कैशियर क्या किया, ये कैशियर उसको देखा और देखते ही साथ में क्या किया, उस तरीके का सामान ये बकेट से निकाला और इसके अंदर में ये डाल दिया। और ये किसको डालता है, ये डालता है अमाइनो एसिड को, ये किसको डालता है, अमाइनो एसिड्स को। एनालॉजी समझ में आ रही है। इसने देखा क्या, इसने देखा नाइट्रोजनस बेसेस को और इसने बकेट में डाला क्या, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक कि अब एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सब बेस्ट एग्जांपल है, ज़िंदगी भर तुम्हें याद रहने वाली है। तुम गई एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया, प्रेस्क्रिप्शन बना दिया, वहाँ पे RX लिखा, पहला नंबर पे दवाई लिख दिया, दूसरे नंबर पे दवाई लिख दिया, तीसरे नंबर पे दवाई लिख दिया। तुम्हारा दिमाग खराब ही लिखा तो लिखा क्या पता है दवाई तुम्हारे पास भी हो। अब क्या बोलते हैं, दुकानदार से पूछने में तो शर्म आता है ना कि ये दवाई है मेरे घर में रखा हुआ ऑलरेडी, ये मत दीजिए, थोड़ा शर्म आता है और तुम पढ़ सकती नहीं हो उस लैंग्वेज को। तो उसके लिए ये लोग का क्या है, ये लोग क्या किया, एक डिस्पेंसरी वाला या मान लो फार्मेसी का एक शॉप है, तो फार्मेसी का शॉप क्या करता है, वो इस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ता है और देख के ठीक बता देगा साला दवाई कौन सा है, लेकिन तुम नहीं बता पाओगी। तो इस पे जो चीज़ लिखा हुआ है उस हिसाब से वो क्या करेगा, एक ट्रॉली के अंदर में वो सारा दवाई को डालते जाएगा। तो इसने देखा क्या, इसने देखा राइटिंग, इसने देखा लिटरेचर कि इज एन स्पेलिंग सही है कि नहीं, और उस हिसाब से उसने दवाई डाल दी। इसने इसमें देखा कि यहाँ पे लिखा है 1 टाइम, तो उस हिसाब से पर 1 महीने के लिए तो इसने 30 गोली डाल दी, इसमें इंफॉर्मेशन लिखा था बट क्वांटिटी तो इसमें आया। तो वैसे ही डीएनए के जो एमआरएनए हैं, ये प्रेस्क्रिप्शन मतलब हो गया एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर में कुछ सीक्वेंसेस लिखी हुई होती हैं। टीआरएनए एक फार्मेसी की तरह काम कर रहा होता है और वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर में से ढूंढता है कि अरे यार ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा है, और क्या करता है अपने सर के ऊपर में रख लेता है। वो उसके पास तो कोई बकेट नहीं होता ना, तुम जाके थोड़ी दोगे बकेट को, बेचारा ऑलरेडी सेल छोटा है, वो बकेट कहाँ लेके फिरेगा। समझ में आया ये चीज़। तो टीआरएनए क्या करता है, अपने सर पे उसको चढ़ा लेता है। क्लियर है। एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है और डिटेल में अगर समझोगी तो फार्मेसी वाला क्या बोलता है, इसके पास भी रहता है एक चिंटू, ये बोलता है ओए चिंटू सुन एक काम कर, पेन 40 निकाल, 30 गोली देना सर को। वो चिंटू को बोलता है, ठीक है, चिंटू निकालता है, वो थोड़ी निकालता है, उसका काम तो प्रेस्क्रिप्शन पढ़ना है। समझ में आया चीज़। मतलब क्या है, दवाई को खोजना भी तो है, अपने इतने बड़े दुकान में से दवाई को खोजना भी। देखो हुआ क्या, एमआरएनए कुछ सीक्वेंस लेके आया, टीआरएनए उस सीक्वेंस को पढ़ लिया, वो समझ गया कि इधर एडिनाइन के बाद क्या है थाइमिन, थाइमिन के बाद क्या है, कुछ भी है, आई डोंट केयर, कुछ भी है सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के हिसाब से वो क्या करेगा, वो करेगा अपना दवाई को क्या करेगा, अपने दवाई को छांटेगा, ठीक है। और यानी वो अमाइनो एसिड्स को छांटेगा कि कौन सा, और उस अमाइनो एसिड्स को वो एक्टिवेट करेगा। समझ में आया ये चीज़। देखो समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सपोज करो ये एमआरएनए, ठीक है, ये एमआरएनए के ऊपर में क्या है, ये कुछ कोड्स रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ कोड्स हैं। तो होता क्या ना, एक बार के लिए मान के चलो ये 3 कोड को एक साथ पढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, जब प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखेगा तो पैन लिखेगा ना, पैन 40, वो थोड़ी लिखेगा कि पी लिख दो, उससे उसको क्या समझ में आएगा। तो एटलीस्ट 2-3 लेटर तो चाहिए ना कोई भी दवाई के लिए। अब एक दवाई तुम बता दो उसका सिंगल लेटर से खाली नाम स्टार्ट होता है, बता दो, वो तो अल्फ़ाबेट हो गया। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे 3 कोड होते हैं, जैसे एडिनाइन गुआनिन गुआनिन, या मान लो साइटोसिन थाइमिन थाइमिन, ऐसे करके कोड्स होती हैं। तो ये कोड्स के हिसाब से क्या होता है, स्पेसिफिक टीआरएनए कौन सा, ऐसा नहीं कोई भी टीआरएनए आ गया। अब हर दवा अब तुम्हारे घर के पास जो दवाई है, तुम गई आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड में तुम डॉक्टर को दिखाई वो दवाई, तुम इधर आके तुम मांगोगी, तुमको मिलेगा वो दवाई, नहीं मिलेगा ना, तुमको बोलेगा वहीं से जाके ले लेता। तो हुआ क्या कि पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए क्या था, पर्टिकुलर टीआरएनए था। वो टीआरएनए आया, वो उसको समझ गया कि नहीं बेटा ये पैरासीटामोल लिखा हुआ है, पक्का बिहारी है ये, ठीक है, ये भी कौन सा है, ये बिहार का कोड है। तो एक बिहारी का भाषा बिहारी समझेगा ना अच्छे से, दिल का बात दिल से, 2 ट्रेन में जाता 2 बिहारी मिल जाता, कितना दिल को जाता, खुशी मिल गया जैसे। तो ये बिहारी को समझ गया। तो अब क्या हुआ, ये क्या करेगा, अपने DHE लूप पे उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा,
रिकॉग्नाइज करेगा, नॉट एक्टिवेट, ये रिकॉग्नाइज करेगा एक एंजाइम को, इसका नाम है, इसको बोलते हैं एंजाइम। इस एंजाइम को ये रिकॉग्नाइज कर देगा और ये एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर देगा और अमाइनो एसिड को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, समझ में आया क्या हुआ? पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए पर्टिकुलर टीआरएनए आया जिसके पास एक पर्टिकुलर क्या था, डीएचयू लूप था। वो डीएचयू लूप क्या करेगा, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करेगा। कैसे, समझ में आया? क्योंकि वो एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो क्षमता पहचानता है। अब देखो, जैसे तुमने सुपर 30 मूवी देखा होगा, अगर वो जो आनंद सर थे उनका कोई क्षमता पहचान ही नहीं पाता, जैसे उसका जो कोचिंग का टीचर था, जो उसको लग रहा है सर आप तो आनंद, आप तो मैथ में इतने अच्छे पढ़ते हैं, तो अगर उसको वो पहचान ही नहीं पाता तो आज वो इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। तो इसीलिए ये जो डीएचयू लूप होता है, इस एंजाइम को ये पहचानता है, इसको वो इंपॉर्टेंस देता है। तो एंजाइम अपना इंपॉर्टेंस समझता है और फिर वो अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर देता है। अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया तो अब क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुआ, इसको वो क्या करता है, ये अपने सर पे बैठा लेता है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स को। समझ में आया ये चीज़? पक्का? सबसे पहले क्या था, मेरे पास एक रास्ता था, मेरे पास उस प्रेस्क्रिप्शन पे कोड लिखा हुआ है, एमआरएनए पे कोड लिखा हुआ है, वो ट्रिपलेट होता है। एक बार के लिए याद रखो क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है, TRIPLET, 3 होता है, 3 नाइट्रोजन बेस पेयर का एक कोडॉन होता है, 3 बेस पेयर को एक कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो लूप होता है इसका नाम है नोडॉक लूप। ये नोडॉक लूप क्या करता है ना, इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि एमआरएनए बना हुआ है साइटोप्लाज्म में और बहुत सारा टीआरएनए बना हुआ है। अब एक इतना सारा, देखो ये एक झील है, ये झील है, ठीक है। इधर इधर इतना सारा एमआरएनए है और इधर इतना ही सारा तुम्हारे पास टीआरएनए है। तो इस पर्टिकुलर टीआरएनए को इसके पास जाना है, इसको इसके पास जाना, कैसे पता चलेगा? बिकॉज इसका जो कोडॉन है इसके एंटी कोडॉन के साथ मैच होना चाहिए। समझ में आया? तभी ये पर्टिकुलर इसके पास जा पाएगा। ये इसके पास क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका जो ये नोडॉक लूप का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इसके सीक्वेंस के साथ एमआरएनए का, इसीलिए पर्टिकुलर टीआरएनए पर्टिकुलर एमआरएनए को क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसीलिए ये जो नोडॉक लूप होता है, ये नोडॉक लूप जो था मोस्ट स्पेसिफिक होता है, बिकॉज इसका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर इसका सीक्वेंस ही सही नहीं रहा तो ये एमआरएनए के सीक्वेंस से बाइंड नहीं करेगा। तो पर्टिकुलर टीआरएनए जब एमआरएनए के साथ बाइंड कर गया तब क्या होगा, तब ये होगा कि अमाइनो एसिड्स जो था वो टीआरएनए के इस डीएचयू लूप पे जो अमाइनो एसिड्स थे वहाँ पे आके वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिवेट होने के बाद टीआरएनए क्या करेगा, उस अमाइनो एसिड्स को अपने सर पे बैठा लेगा। समझ में आया? उसको निकालेगा और बोलेगा चल मेरे सर पे आके बैठ जा। तो ये जो कैसे आके बैठा, अगर मैं तुमको स्ट्रक्चर समझाऊं, ये 3 प्राइम था, 3 प्राइम पे मैंने बोला था यहाँ पे CCA सीक्वेंस होता है और 3 प्राइम पे एक OH ग्रुप होता है। और ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो डीएचयू लूप के जरिए एक्टिवेट हुआ, ये इससे बाइंड कर जाता है। ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप, किससे बाइंड करता है, OH से बाइंड करता है। क्या समझ में आया ये चीज़? DH, अच्छा मुझे बताओ, mRNA और tRNA का अटैचमेंट सबसे पहले होगा, उस हिसाब से डीएचयू लूप एक्टिवेट होगा। अकॉर्डिंग टू डीएचयू लूप 20 तरह के अगर मेरे पास देखो ये डीएचयू लूप क्या कर रहा था, इस अमाइनो एसिड्स को देखो, ये अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर रहा था, पर्टिकुलर डीएचयू लूप पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स। तो अगर 20 तरह का अमाइनो एसिड्स हो तो 20 तरह का टीआरएनए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मिनिमम 20 तरह के होने चाहिए थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया तुमको? कोई डाउट? ट्रांसक्रिप्शन ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको ये कहूँ, देखो यहाँ पे ना ट्रिपलेट है, मैंने कहा कि देखो एमआरएनए के पास क्या है, ट्रिपलेट होता है, नाइट्रोजनस बेस, उसको बोलते हैं कोडॉन। 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर को हम लोग बोलते हैं कोडॉन, CODON, कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि देखो 3 है ना, 3 एक सिग्नल दिया, सिंगल सिग्नल नहीं दिया, सिंगल नाइट्रोजनस बेस सिग्नल नहीं दिया, मैं तुमको ये कह रहा हूँ। मतलब क्या, तुम खुद सोचो ना, ये तो मेरे पास अगर एमआरएनए होता, इस एमआरएनए पे अगर मैं इस एमआरएनए पे मैं नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐसे लगा, नाइट्रोजनस बेसिस को अगर लगा देता और मैं ये कहता कि हर एक नाइट्रोजनस बेस पेयर पे क्या हो रहा है, ये कोड कर रहा है, तो देखो कितना मुसीबत हो जाता। बिकॉज ये क्या होता है, एडिनाइन, ये क्या है, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडिनाइन, गुआनिन, गुआनिन, कुछ भी सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन बाइंड किया, टीआरएनए बाइंड किया। और सिर्फ एक एडिनाइन के लिए
ये एक टीआरएनए है तो उस हिसाब से गुआनिन के लिए क्या होगा, एक टीआरएनए होगा, साइटोसिन के लिए एक होगा और यूरासिल के लिए एक होगा, और एडेनाइन के लिए फिर वही वाला आ जाता, आता कि नहीं आता टीआरएनए। तो इस हिसाब से कितना तरह का टीआरएनए पॉसिबल है, 4 तरह का टीआरएनए पॉसिबल है। समझ में आया ये चीज़? और अगर 4 तरह का टीआरएनए पॉसिबल है तो इस हिसाब से तो पूरे नेचर में 4 तरह के अमाइनो एसिड से टीआरएनए के साथ जुड़ सकते थे और पूरे नेचर में से 4 तरह के अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? एक और चीज़, अगर मैं तुमको ये कहूँ कि ये जो तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेसिस है वो डुप्लेट की फॉर्म पे काम करता है, मतलब दो एक साथ काम करता है, तो मतलब क्या है, अब 2 अगर एक साथ काम करता है इसका मतलब अगर ये रेड कलर से मैं एमआरएनए बना लूँ और इसके ऊपर में मैं ग्रीन कलर का ये ऐसे डाल दूँ, इसका मतलब नाइट्रोजनस बेसिस है डुप्लेट के फॉर्म में काम कर रहा है। मतलब इन दोनों से कौन जुड़ेगा, टीआरएनए जुड़ेगा, और टीआरएनए का अगर मैं बनाऊँ तो ये ब्लू कलर से बना दिया, नोडॉक लूप है, ये कोडॉन है तो ये नोडॉक है, नीचे में कोडॉन है तो ऊपर में नोडॉक है, उससे जाके बाइंड कर गया। तो जब इससे जाके बाइंड किया तो मुझे बताओ क्या सीक्वेंस बन सकता था, ये एडेनाइन गुआनिन, यही तो था। मतलब मैं एमआरएनए बनाऊँ, नीचे में इधर बना लो गुआनिन एडेनाइन, थोड़ा अलग कर दो, इस बार सीक्वेंस अलग कर दो, गुआनिन एडेनाइन कर दो। यहाँ पे मैं काम करता हूँ एडेनाइन साइटोसिन, एक काम करो इधर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन एडेनाइन कर दो। फिर एक काम करो, ए के साथ जी किया, ए के साथ सी किया, एडेनाइन गुआनिन यूरासिल और क्या बनता है, साइटोसिन बनता है। तो एक के साथ यू बना दो। अब एक काम करो, ए के साथ यू कर दो और यू के साथ ए कर दो। काम करो जी वाला ले लो, जी के साथ यू करो, जी के साथ यू करो और यू के साथ जी करो। एक काम करो, जी के साथ सी करो और सी के साथ जी करो। फिर एक काम करो, यू के साथ सी करो और सी के साथ यू करो, कॉम्बो ए ए जी जी सी सी यू यू कौन बनाएगा, ठीक है, ये तो हो सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे बताओ, अगर ये डुप्लेट की तरह काम करता और हर एक डुप्लेट के साथ अगर मैं एक टीआरएनए को जोड़ दूं, पहले सिंगल के साथ जोड़ा, अब डुप्लेट के साथ जोड़ा एक टीआरएनए को, तो जब डुप्लेट के साथ एक टीआरएनए को जोड़ा तो मुझे बताओ क्या होगा, कितने तरह के तुमको टीआरएनए मिले, 16 तरह के, 16 तरह के टीआरएनए और मतलब 16 तरह के अमाइनो एसिड्स। लेकिन होता नेचर में तो 20 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, है कि नहीं? तो मतलब कोड्स डुप्लेट नहीं है, कोड्स सिंगलेट में भी नहीं है, कोड्स डुप्लेट में भी नहीं है। कोड्स जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में, ट्रिपलेट मतलब ए जी यू सी, मतलब ये है ए जी यू करो फिर ए जी सी करो, मतलब इस तरह के 3 वाला है। समझ में आया ये चीज़? इसलिए जब तुम देखो, अब मैंने बोला कि जब मैं 4 का 1 करता हूँ देखो 4 तरह के मिले थे कि नहीं मिले थे। जब मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 16, देखो 16 तरह के मिले कि नहीं मिले। जब मैं 2 मतलब डुप्लेट, 1 मतलब सिंगलेट, अगर कोड्स सिंगलेट होते हैं तो मुझे 4 तरह के टीआरएनए मिलते हैं, लेकिन जब कोड्स डबलेट होते हैं तो मुझे 16 तरह के टीआरएनए मिलते हैं। और अगर मैं कोड्स को ट्रिपलेट कर दूं तब जाके मुझे कितने तरह के अमाइनो एसिड्स मिलेंगे या कितने तरह के कितने कोडॉन मिलेंगे जब ट्रिपलेट। अब मुझे 64 तरह के क्या मिलेंगे, 64 तरह के मुझे कोडॉन मिलेंगे। अमाइनो एसिड्स तो अभी भी 20 ही हैं, इसका मतलब 64 कोड है जो 20 अमाइनो एसिड थोड़ी बढ़ सकता है। ऐसा थोड़ी कोई तुम नया अमाइनो एसिड ले आओ इन्वेंट कर दो, अमाइनो एसिड तो 20 ही रहेंगे ना। तो अमाइनो एसिड तो एज इट इज़ 20 ही हैं, लेकिन कोड्स कितने हो गए, 64 कोड, मतलब 64 कोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें 64 में 61 जो होते हैं उनको सेंस कोडॉन बोलते हैं और बाकी के 3 को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? पक्का? देखो ये 5 प्राइम 3 प्राइम दिख रहा है, 3 प्राइम पे CC है ग्रुप, 5 प्राइम टी सब दिख रहा है। देखो नीचे में मैंने क्या लिखा, नीचे में मैंने किया 5 प्राइम 3 प्राइम का ये क्या है, mRNA है। ऊपर में मैंने क्या किया, tRNA को कहाँ से बनाया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये 5 है ये 3 है। समझ में आया ये चीज़? देखो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। देखो एक और चीज़, इसको बोलते हैं कोडॉन। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे। और यहाँ पे भी कुछ परसेंट होता है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, 5 प्राइम से करते हैं। तो 1 2 3, तो इधर भी 5 प्राइम से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, 1 2 3। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 और ये 3 रिलेटेड है, गलत। मैं स्टार्टिंग बोला मतलब 5 प्राइम मतलब पहला नंबर का कोडॉन, पहला नंबर का कोड है, दूसरा नंबर का कोड है, तीसरा नंबर का कोड है। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। 3 नाइट्रोजन बेसिस को मिला के क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, ठीक है।
तो 1 2 3 क्या हो गया, ये कोडॉन हो गया, तीनों को मिला दिए। स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, 5 प्राइम से करते हैं। क्या समझ में आया ये चीज़? तो मुझे बताओ, अगर 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन में 61 सेंस कोडॉन है और 3 नॉनसेंस कोडॉन है, तो कितने एंटी कोडॉन होंगे? अगर 61 कोडॉन है तो 61 ही एंटी कोडॉन होंगे ना यार। ये क्या 3 क्यों कर रही हो? एंटी कोडॉन मतलब ये, इसको जो टीआरएनए में होता है उसको एंटी कोडॉन ही तो बोलते हैं। ये एंटी कोडॉन ही तो हुआ। तो अगर इधर 61 टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है तो यहाँ पे भी 61 टाइप के हो सकते हैं ना, 61 टाइप ऑफ एंटी कोडॉन टीआरएनए में। समझ में आया? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडॉन? 64 टाइप, 64 फॉर 20 अमीनो एसिड्स। स्टार्ट करें?